नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस चैनल में। और ये हमारा पहला वीडियो है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं दोस्तों कि इस चैनल के हर एक वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि ये हर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज बढ़ाने वाला वीडियो होएगा दोस्तों। और मैं आप सभी को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों हमारे चैनल में जाके अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के कारण से हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए, आज हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक इतिहास के सफ़र में आपको लेके जाएंगे दोस्तों। और इस चैनल में हम इतिहास, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत ऐसे सारे विषयों में बात करेंगे आपके साथ। तो आज हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं हमारे इतिहास के सफ़र में, जहां हम जानेंगे दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक रोमन साम्राज्य के बारे में। प्राचीन रोम की हलचल भरी सड़कों से लेकर इसके क्षेत्रों के दुरुस्त सीमाओं तक रोमन साम्राज्य का प्रभाव हम आज भी महसूस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, जब हम सम्राटों की अद्भुत कहानियों को उजागर करेंगे और समझेंगे कि उनके राजनीतिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों को, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को आकार दिया है। यह शक्ति, विजय और रोम की अमिट विरासत की कहानी। दोस्तों, हमें रोम की साम्राज्य को जानने से पहले रोम एक शहर से साम्राज्य में कैसे परिवर्तन हुआ और किस तरीके से रोम एक साम्राज्य बना, उसके बारे में पहले हम कुछ चीज़ देखते हैं दोस्तों। तो हम रोम की नींव किसने रखी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पौराणिक कथा और इतिहास इसके बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बातें बताती है। और मैं वो दोनों को मिक्स करके दोस्तों आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। रोम एक शहर था और उस शहर को स्थापना करने वाले दो जुड़वा भाई थे। एक का नाम था रोमुलस और एक का नाम था रेमुस। उनके पिता का नाम मार्स था और मार्स एक रोमन युद्ध के देवता के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी माता का नाम रिया सिल्विया थी और रिया सिल्विया एक बेस्टा वर्जिन थी, जिसका अर्थ होता है वो बेस्ता देवी में समर्पित एक पुजारनी थी और वो ब्रह्मचार्य का पालन करती थी। और वो रिया सिल्विया अल्बा लोंगा के राजा निमुतोर की बेटी भी थी। और निमुतोर एक राजा था, मगर निमुतोर का जो राज्य था, उस राज्य को उसके अपने भाई अमुलस ने उससे छीन के वो खुद राजा बन गया था। और रिया सिल्विया एक ब्रह्मचार्य का पालन करती थी, मगर एक रात जब वो सो रही थी, वो सोने के समय में उसके पास मार्स आए और वो दोनों का मुलाकात होने के बाद परिणाम स्वरूप रिया सिल्विया ने दो बच्चों का जन्म दिया और दोनों बच्चे का नाम था रोमोस और रेमुस। और जब वो दोनों बच्चे जन्म लिए, जब वो दोनों बच्चे जन्म ले लिए, तो जो अल्बा लोंगा के राजा थे उस समय का अमुलियस, वो डर गया, क्योंकि उसने अपने भाई से सत्ता को हासिल कर लिया था। और उसने जब देखा कि रिया सिल्विया ने दो जुड़वों बच्चों को जन्म दिया है, तो उसने सोचा कि ये दोनों बच्चे भविष्य में मेरे राज्य के लिए वे दोनों खतरा बन सकते हैं, जिस कारण से उसने डिसाइड किया कि मैं ये दोनों बच्चों को मार दूंगा, इनको मैं यहाँ नहीं रहने दे सकता, क्योंकि भविष्य में ये मेरे साथ मेरे राज्य को लेने की कोशिश कर सकते हैं। इस कारण से उसने अपनी सेनाओं को आज्ञा दिया और बोला, ये दोनों बच्चों को ऐसे जगह में ले जाके छोड़ दो जहां ये बच्चे अकेले रहे और ये लोग मर जाए, ये लोग ना बच पाए। तो उसको अपने सेनाओं ने ऐसे ही उसका आज्ञा को पालन करते हुए उन दोनों को एक उजाड़ स्थान में ले जाके छोड़ दिया। मगर वो दोनों बच्चे को जब छोड़ दिया गया, वो दोनों बच्चे नहीं मरे, क्योंकि पौराणिक कथा इस तरीके से बताता है, उनको टिबर नदी के जो देवता थे, उस देवता ने उन दोनों बच्चे को बचा लिया और वो दोनों बच्चा नहीं मरा। और वो टिबर नदी के देवता ने एक भेड़िए को आज्ञा दिया, जो मादा भेड़िया थी, और मादा भेड़िया ने उन दोनों बच्चों को पहाड़ में ले जाके दूध पिलाया। और कुछ समय तक उस मादा भेड़िया, जिसको फीमेल उल्फ के नाम से भी जाना जाता है रोमन इतिहास में, उसने उस बच्चे लोगों का देखभाल किया। और कुछ समय के बाद एक चरवाहा ने वो दोनों बच्चे को गोद ले लिया और वो चरवाहा ने वो दोनों बच्चे को भी चरवाहा बनाया। और वो चरवाहा के साथ दोनों बच्चे बड़े हुए और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहे थे, उनको अपनी वास्तविकता के बारे में पता ही नहीं था कि वो लोग कौन है और वो लोग यहाँ कैसे। मगर जब वो उसका उम्र बढ़ता गया, उनको पता चलता गया, उनको ये चीज मालूम होता गया कि वो लोग
एक अल्बा लोंगा के जो पुराने राजा थे, उसका जो नाना जी थे, उसका माँ रिया सिल्विया थी, और उसका पिताजी रोमन युद्ध के देवता मार्स से बोल के उनको पता चला। तब वो लोग, उनके दिल में ऐसे चीज चल रहा था कि कैसे भी होगा हम हमारे माँ के पास, हमारे नाना के पास वापस जाएंगे और जो राज्य उनसे छीन गया है उस राज्य को हम वापस दिलाएंगे। तो एक दिन का बात था जब वो युवा अवस्था में थे, एक जगह वो लोग जा रहे थे, और वो बच्चे लोग, जो बच्चा से ही, आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, इतिहास हमें इस तरीके से बताता है कि वो दोनों बच्चे जब बड़े हो रहे थे, वो स्वभाव से ही एक लीडरशिप क्वालिटी था उनमें, क्योंकि वो मार्स देवता से पैदा होने के कारण से टिबर नदी के देवता उनको बचाने के पीछे एक रीजन था कि उस दोनों बच्चे भविष्य में जाके एक शहर का स्थापना करना था और वहां के लोगों को उनको बचाना था, वहां के लोगों का देखभाल करना था। इस कारण से जब वो बड़ा होते गए, वो स्वभाव से ही नेता के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। उनके स्वभाव, आचरण, बोलने के तरीके, हर चीजों से लोग प्रभावित होते थे और लोग उनके पीछे लगते थे। और एक समय जब वो लोग एक युवा अवस्था में थे, एक जगह में वो लोग पहुंचे जहां पर दो झुंड थे। एक निमुतोर के सपोर्ट में बात कर रहा था और एक झुंड था जो अमुलेस के सपोर्ट में बात कर रहा था, और एक ऐसे वाद विवाद हो रहा था उस जगह में। तो दोनों भाइयों ने वो वाद विवाद को देखा, और देखने के बाद वो दोनों भाई भी वहां चले गए और निमुतोर के सपोर्ट में अमुलेस के विरोध में उन लोगों ने बात करना शुरू किया, और वहां पर विवाद इतना चरम जगह में पहुंच गया। और उस टाइम में रेमुस ने बताया उन भीड़ को कि हम निमुतोर के, हमारे नाना निमुतोर है, हम उनके नाती है, मेरा माँ रिया सिल्विया है, और अमुलियस ने धोखे से वो राज्य मेरा नाना से लेके वो खुद राज्य कर रहा है। इस तरीके से वहां पर वाद विवाद ऐसे बढ़ गया। तो जो झुंड थे, जो अमुलियस के सपोर्ट में बात करते, वो बड़ा झुंड था, उस कारण से वहां पर वो विवाद, वो झड़प हो गया। और उन्होंने रेमुलस वहां से तो भाग गया, मगर रेमुस को उन लोगों ने पकड़ लिया, और रेमुस को पकड़ के उन लोगों ने अल्बा लोंगा लेके गया, और अल्बा लोंगा ले जाके उन लोगों ने वो पूरा वृतांत राजा अमुलेस को बता दिया। मगर अमुलेस ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट नहीं करने के कारण से रेमुस को ले जाके उसने कालकोठरी में डाल देने का आज्ञा दिया। और जब उसका भाई रेमुलस वहां पर था और वो जब बाहर था, उसने उसका भाई रेमुस को अल्बा लोंगा ले जाया गया और जेल में है बोल के जब उसको पता चला, उसने एक योजना बनाया और एक शहर के बहुत सारे युवाओं को अपने साथ लिया, बहुत सारे लोगों को अपने साथ लिया, और वो जाके अल्बा लोंगा पे हमला कर दिया। और जब हमला किया, वो हमला में उसने राजा अमुलियस को मार गिराया, और अमुलियस को मार गिराने के बाद उसने अपने भाई को जेल से निकाला और उस राज्य में अपने नाना निमुतोर को फिर से स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद वो दोनों कुछ समय के लिए अल्बा लोंगा में ही रहे, और अल्बा लोंगा में उनके साथ कुछ और लोग भी गए थे। तो इस कारण से जब वो अल्बा लोंगा में थे, उन लोगों ने एक डिसाइड किया कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हम यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद हम अपने लिए एक शहर बनाएंगे, और इस शहर में हम अपने लिए राज्य को स्थापित करेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ वो दोनों भाई वहां से निकल गए, और वो लोग 7 पहाड़ियों के क्षेत्र में पहुंचे। वो 7 पहाड़ियों के क्षेत्रों में वो जो चरवाहा के साथ पहले वो लोग उसी जगह में रहते थे, और 7 पहाड़ी में डिफरेंट जमीन था वहां पर। और वो दोनों भाई अपने लिए एक जमीन को लेना चाहा, एक जमीन को लेना चाहा, मगर उनको वो जमीन लेने के लिए किस जमीन को लेना है, कैसे जमीन को लेना है, कौन सा जमीन में उनको रहना है बोल के वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए। और डिसाइड नहीं कर पाने के कारण से उन लोगों के बीच में विवाद हो गया, क्योंकि दोनों भाई अपने लिए अच्छा जगह लेना चाहता था, और एक ही जगह दोनों ने पसंद किया, और दोनों को वही जगह चाहिए था। और इस कारण से वो दोनों में एक विवाद हो गया, और विवाद, वो लोग जुड़वा भाई थे, इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है, हमारे पास विवाद हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने देवता को पुकारेंगे, और वो देवता को पूछेंगे कि हमें कौन सा जगह लेना है। उनसे मांगेंगे कोई चिन्ह हमें दे, जिस चिन्ह से हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमें यहां रहना है। तो दोनों भाई ने डिसाइड किया, और दोनों भाई ने अपने लिए एक पहाड़ को चुन लिया। रोमुलस ने एक पैलेंटाइन पहाड़ को चुना, और रेमुस ने एवेंटाइन पहाड़ को चुना। ठीक है, तो वो दोनों एक पहाड़ में गए, और वहीं पर रह के अपने देवता से वो लोग ने प्रार्थना करना शुरू किया, देवता का पुकारा करना शुरू किया, और वो लोग कुछ साइन, कुछ चिन्ह हमें दो बोल के पुकारना शुरू किया। मगर कुछ समय के बाद रेमुस आया रोमुलस के पास, और रेमुस ने बोला
कि रेमुलस देखो, मुझे देवता ने एक सपना दिखाया, एक दर्शन दिया, जिस दर्शन में मैंने 6 गिद्ध को देखा और मुझे दर्शन में बता रहा है कि जिस जगह हम लेने के लिए चाह रहे हैं, ये जगह मेरे जो हमारे देवता है, इस देवता ने मुझे ये जगह दे रहा है। मगर उसी समय रोमुलस ने बोला, नहीं, मैंने भी एक दर्शन देखा, जिस दर्शन में तो मैंने 6 गिद्ध को देखा, तो मतलब तुमसे ज्यादा गिद्ध को मैं देखा, इस कारण से सबसे अच्छा जगह लेने के लिए देवता मुझे बता रहे हैं। तो इस विवाद में उन लोगों पे बहुत बड़ा विवाद हो गया, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए, तो इस कारण से उनके बीच में झगड़ा हुआ और एक दूसरे को भला बुरा वो लोग कहना शुरू किया। तो इस झगड़े का इतना बड़ा हो गया कि बाद में रेमुलस ने रोमुस को मार दिया। पौराणिक कथा हमें बताती है, मगर कंफर्म रोमुलस ने ही मारा या रोमुलस के सपोर्टर ने मारा, यह चीज हमें क्लियर नहीं है। मगर एक चीज क्लियर है कि रेमुस को मारा गया, और रेमुस को मारने के बाद रेमुलस ने एक शहर बनाया, एक शहर की स्थापना की, और उस शहर में उसके साथ बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे पुरुष उनके साथ थे, और उस शहर को उसने व्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए शुरू किया। और रेमुलस को ही रोम का पहले राजा का खिताब दिया जाता है, और लंबे समय तक राज्य करने वाले व्यक्ति भी वही राजा है जिन्होंने रोम की नींव को बैठाया था, रोम की स्थापना किया था। और वो रोम को जब स्थापित किया, उसमें उसने इस प्रकार से स्थापित किया, रोम में उसने सेनाओं को बनाया, धार्मिक परंपराओं को बनाया, और इस तरीके से उसको सुव्यवस्थित और व्यवस्थित बना के रोम की नींव को रखने का काम राजा के रूप में रोमुलस ने किया। और इस कारण से हम इतिहास को देखेंगे तो पहले राजा के रूप में हम रेमुलस को देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम पहले राजा उसने क्या क्या किया उसके के संक्षिप्त इतिहास को भी हम समझते हैं। रोमुलस रोम का पहला राजा था, और पौराणिक कथा में इस तरीके से बताती है, जब रोमुलस अपने लिए एक शहर बनाया, उसके पीछे बहुत सारे पुरुष, सिर्फ पुरुष ही थे उनके साथ महिला बहुत कम थी, और महिला कम होने के कारण से वो एक शहर को तो बना लिया, एक सेनाओं को बनाया और सुव्यवस्थित किया, धार्मिक परंपरा को बनाया, सब चीज करते हुए भी उसको एक समस्या था, क्योंकि उनके पास स्त्री नहीं थी, एक महिला नहीं थी उन सब लोगों के पास, और नहीं होने के कारण से रोम को वो लोग आगे नहीं ले जा सकते, हमारा अगला वंश नहीं आ सकता बोल के उनको जब मालूम चला, तो रोमुलस ने एक योजना बनाई, एक कपटपूर्ण योजना थी। और वो योजना ऐसा था दोस्तों, रोमुलस ने अपने सभी लोगों को बुलाया, और सभी लोगों को बुला के बोला, एक सेबान जाति है जो 7 हिल्स में रहते थे, वहां पर एक जाति था जिसको सेबिन जाति कहा जाता है। उस सेबिन जाति में बहुत सारे महिलाएं थी, तो उन लोगों ने एक योजना बनाया, और योजना बना के क्या बोला, तुम सेबिन जाति के पुरुषों के पास जाना और पुरुषों को जाके बोलना कि नेपच्यून देवता के महिमा के लिए हम तुम लोगों को पार्टी देना चाहते हैं, तुम लोग जितने पुरुष लोग हो यहाँ पर आ जाओ, और हम बैठ के वहाँ जो सेबिन जाति जिस ईश्वर को वो लोग विश्वास करते थे उसका नाम नेपच्यून था, और उस ईश्वर को बोला, उस ईश्वर के नाम से उन्होंने बताया कि हम तुम्हें पार्टी देना चाहते हैं बोल के उनको बुलाना। और जब वो सभी लोग आएंगे उनको अच्छा से तुम लोग मद्यपान कराना और अच्छा से पार्टी देना। जब वो लोग बहुत नशे में आ जाएंगे, तो अब हम लोग में से कुछ लोग जाके वहां के स्त्रियों को, महिलाओं को हम चुरा के लेके आएंगे और अपने अपने लिए बीबियां बनाएंगे। तो ये आइडिया रोमुलस ने अपने लोगों को दिया, और हर लोग वो एक्सेप्ट कर लिया। और रोमुलस ने जिस तरीके से बताया था, इसी तरीके से वो लोग जाके उन लोगों को पार्टी दिया, और पार्टी में सब नशे में थे, और लोगों ने वहां से स्त्रियों को चुरा के लेके आए, बाद में शादी कर लिया। और ये घटना जब घटी तो सेबिन जाति बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के कारण से रोमियो के बीच में, या रोमुलस के लोग जो रोम के लोग थे, रोम के लोगों के बीच में और सेबिन जाति के बीच में बहुत बड़ा झड़प हुआ। वो लोग के बीच में लंबे समय तक लड़ाई चला, और लंबे समय तक ऐसा लड़ाई चला जिस कारण से वो दोनों जातियों के बीच में बहुत तनाव थे। और बाद में उन लोगों ने निर्णय लिया, चलो तुमने जो काम किया वो गलत था, अब इसको हम ऐसे करेक्ट करेंगे कि रोम में खाली रोमी ही राजा नहीं बनेंगे, एक समय के लिए रोम में राजा रोमी रहेंगे, तो दूसरे कार्यकाल के लिए वहां पर राजा सेबिन राजा बनेंगे। और इस चीज को रोमुलस ने एक्सेप्ट कर लिया, और रोमुलस ने एक्सेप्ट करने के बाद रोमुलस के बाद शुरुआत के प्रारंभिक 4 राजाओं ने इस नियम का पालन किया। इस तरीके से रोमियो के बीच में और सेबिन जाति के बीच में क्या हुआ, एक शांति का
एक शांतिपूर्ण वातावरण का सृजना हुआ। और ईसा पूर्व 753 में रोम की स्थापना रोमुलस ने किया। और रोमुलस के बाद दूसरे राजा बने जो सेबिन राजा थे। दूसरे राजा का नाम था नुमा पोम्पिलियस। उन्होंने 715 से लेके 763 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। पौराणिक कथा के अनुसार वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण और धार्मिक राजा थे और उन्होंने ही एक धार्मिक कैलेंडर को बनाया था, तैयार किया था। रोम के प्रारंभिक धर्म परंपराओं को स्थापित करने का श्रेय इस राजा को दिया जाता है। रोमन का ये राजा क्यूरिन देवता के पूजा के अलावा वो मार्स और जुपिटर के भी पूजा करते थे और बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं का पूजा का शुरुआत करने वाला राजा नुमा थे, क्योंकि नुमा एक शांतिपूर्ण राजा था, वो एक धार्मिक राजा था और उसके कार्यकाल में भी उसने सेनाओं को सुदृढ़ बनाने का काम तो किया ही था और उसने अपने राज्य को सुदृढ़ करने का काम तो किया ही था और साथ साथ में उसने धार्मिक चीजों को बढ़ावा दिया था। और उसके बाद तीसरे राजा को हम देख सकते हैं। तीसरे राजा को टुलस होस्टिलियस बताया जाता है और उनके बारे में हम अगर देखेंगे तो वो एक बहादुर राजा के रूप में हम एक देख सकते हैं, क्योंकि वो एक बहादुर योद्धा थे। जब रोमुलस के समय में वो रोम में जब वो था, उसने जब सेबिन जाति के बीच में जब स्त्रियों को रोमुलस के आज्ञा अनुसार रोम के लोगों ने चुरा के लेके आया था, तो उन लोगों के बीच जब लड़ाई हो रहा था, उस लड़ाई को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था टुलस होस्टिलियस। वो एक योद्धा था और राजा के साथ वो पहले से ही था और सेबिन के युद्ध में सबसे सक्रिय भूमिका उसी ने निभाया था। और टुलस होस्टिलियस राजा के रूप में जब चुना गया, वो चुनने गए के समय था 672 से लेके 641 ईसा पूर्व तक। वो तीसरे राजा के रूप में शासन किया। पौराणिक कथा के अनुसार टुलस वास्तव में युद्ध के देवता से के पुत्र जो था उससे भी शक्तिशाली था बोल के बताया जाता है। तुलस की मृत्यु के बारे में जब हम देखेंगे कि यह कहानी है कि वो तूफान में मारा गया। वो 37 इयर्स तक के उसने शासन काल किया रोम में और 37 साल शासन करने के बाद वो एक तूफान में मारा गया। और उसके समय में भी उसने सेनाओं को सुदृढ़ किया, सेनाओं में विभिन्न नियम और अनुशासन के चीजों को लेके आया। वो युद्ध करने वाला व्यक्ति होने के कारण से उस चीज को उसने बहुत सारा प्रभाव पारा और बहुत सक्रिय बनाने का काम किया। उसके बाद हम देख सकते हैं चौथे राजा का नाम एंक्सस मर्सियस था, जिन्हें एक मर्सियस भी कहा जाता है। वो एक सेबिन राजा थे जिन्होंने 640 से लेकर 617 ईसा पूर्व तक शासन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार वो एक्कस वंश के राजा थे जिन्होंने टीबर नदी पर पहला पुल बनाया था, जिसके कारण से उन्होंने आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने राज्य में जोड़ लिया था। उसको कहा जाता है कि उसने ऐसे ऐसे बस्तियां बनाई और ऐसे जगह को बनाया और उसके शासनकाल में भी पोस्ट सेल्वियस और एंटाइन हिल को भी वास्तव में रोम का हिस्सा उसने बनाया था। मतलब उसने अपने उसको राज्य को बढ़ाने का काम चौथे राजा ने किया था, क्योंकि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। वो ही पहले राजा है जिसने नदी में पुल बनाया, जिसके कारण से जो एम्बरटाइन हिल था उस हिल को भी अपने क्षेत्र में वो जोड़ पाया। तो इस कारण हम देख सकते हैं चौथे राजा ने भी अपने शासनकाल में रोम के शहर को कुछ तरीके से उसने एक विकसित राज्य की तरफ लेके गया। उसके बाद हम देखते हैं पांचवें राजा के बारे में। जो पांचवें राजा के बारे में हम देखते हैं, पांचवें राजा का नाम था, पौराणिक कथा के अनुसार उसका नाम टर्किबिनियस प्रिंसेस था, जिन्होंने 616 ईसा पूर्व तक से लेके 578 ईसा पूर्व तक शासन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार टासिन का विरासत रोमन का सीनेट को विस्तार करने का काम किया। 300 से ज्यादा सीनेटर बना के रोम को एक नेतृत्व देने का काम इस राजा ने किया था। और इस राजा ने एक शहर को स्थापना किया जिसको इटर्नल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चारों तरफ उसने ऐसा दीवार बनाया था जिस दीवार को नांग के कोई भी वहां पर नहीं पहुंच सकते। उसने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। साथ में उसने सीनेटरों को बनाया जो विभिन्न प्रांत और विभिन्न जगह को अधिकार करे। राज्य को अच्छा तरीका से आगे ले जाने के लिए वो जिम्मेवारी उसने पूरा किया था। और पांचवें राजा के बाद हम देखते हैं छठे राजा के बारे में, और छठे राजा का नाम था सर्बिया टुलियस।
रोम के वो छठे राजा थे और ईस्वी संवत 578 से लेके ईस्वी संवत 535 तक उसने शासन किया था। इस समय में उसने पौराणिक कथा में इस तरीके से बताती है कि उसने अपने विरासत को इतनी जोर तोड़ से उसने जोड़ने का काम किया। आमतौर में यह माना जाता है कि सर्बियस ने संविधान की स्थापना किया था। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि वही संविधान वास्तव में सर्बियस शासन काल के दौरान तैयार किया गया था या नहीं। बस इस संविधान ने रोम को राज्य को सैन्य और राजनीतिक संगठित के रूप में व्यवस्थित करने का काम किया और उसके नागरिकों को उनकी संपत्ति के स्तर के अनुसार 5 वर्गों में विभाजित किया। और एक योगदान भी उसने दिया कि चांदी और कांस्य सिक्के के मुद्रा के रूप में उसने परिचित करने का काम किया, या उसने चांदी और चांदी के सिक्के, कांस्य के जो सिक्के होते थे, उसने उस समय में उसको स्थापित करने के राजा के रूप में हम छठे राजा को देख सकते हैं। और उसने अपने शासन काल में बहुत सारे चीजों को व्यवस्थित बनाने का काम किया। और उसने जो संविधान को उसने बनाया, हालांकि वो उसने बनाया बोल के गारंटी तो नहीं है, फिर भी उसके शासन काल में रोम को एक संगठित बनाने के लिए उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और उसके बाद हम देखते हैं 7वें राजा। हमें प्राचीन कहानियां इस तरीके से बताती है कि वो रोम के अंतिम राजा थे और उसका नाम था लूसियस टार्किनियस। उसको सुपरबस भी कहा जाता था। सुपरबस का अर्थ होता है घमंडी, जिन्होंने 534 ईसा पूर्व से लेकर 509 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। उनको रोम के अंतिम राजा बोला जाता है क्योंकि वो इतना घमंडी थे और उनके स्वभाव इतना दहशत था उनके जीवन द्वारा। लोग बहुत सारे दहशत में जीते थे उनके शासन काल में। वो लोगों को इतना ज्यादा सताया, इतना ज्यादा लोगों के साथ खराब व्यवहार दिखाया, जिसके कारण से रोम के लोग उनको नफरत करते थे। और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आपके बाद हम रोम में राजा नहीं बनाएंगे, हम राजा को नहीं रखेंगे, क्योंकि राजतंत्र को हम उठा के फेंक डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही घमंडी, बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा राजा है और राजा ने हमें सताने का काम कर रहा है, हमें दुख देने का काम कर रहा है। दोस्तों, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रोम में टोटल 7 राजा थे, जिन राजाओं ने राजतंत्र को चलाया और राजतंत्र को चलाते हुए इन्होंने रोम को एक छोटी शहर से एक बड़ा शहर के रूप में परिवर्तन किया। और एक समय जब 7वीं राजा के समय में रोम के लोगों ने 7वीं राजा को उखाड़ फेंका और उखाड़ फेंकने के बाद उन लोगों ने राजतंत्र से गणतंत्र को परिवर्तन किया। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे राजा ने राजतंत्र से ले जाके गणतंत्र में रोम एक गणतंत्र राज्य बना। रोमन एक गणराज्य की स्थापना के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो रोम जैसे उन लोगों ने 7वें राजा को फेंकने के बाद उन लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम अभी राजतंत्र नहीं मगर एक गणतंत्र को बनाना है, गणतंत्र राज्य में इसको परिणत करना है। और जब राजा को फेंका गया उस समय में वहाँ पर 2 प्रकार के मतभेद के 2 प्रकार के लोग थे वहाँ पर। एक टाइप के लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे राजा ही चाहिए, हमें राजतंत्र को ही रखना है, और दूसरे लोग थे वहाँ पर नहीं, राजा ने हमें बहुत भयभीत बनाया है, हमें बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है और इनकी दहशत में हम अब ज़्यादा नहीं जी सकते, तो अभी हमें राजा नहीं चाहिए, हम गणतंत्र को बनाएंगे। इस कारण से ये रीजन के कारण से रोम में एक आंतरिक द्वंद्व चल रहा था और उस आंतरिक द्वंद्व के कारण से उनके देश के जो बाकी भूभाग में लोग रहते थे, बगल का देश जो था, उन देशों ने रोम पर कई जगह पर आक्रमण किया और बहुत लोगों ने घेराबंदियां की और रोम की शक्ति को कम कर दिया गया। इस कारण से रोम को अपनी एक सुदृढ़ एक शक्तिशाली गणराज्य बनाने के लिए बहुत मुश्किल हुआ। जिन सीनेटरों ने राजा को फेंका था, जिन सीनेटरों ने राजा को निकाला था, उन्हीं सीनेटरों के बीच में एक दूसरे से मतभेद थे और मतभेद के कारण से उन लोगों ने डिसाइड किया ठीक है अभी गणतंत्र में हम हम गणतंत्र के राज्य में एक लीडर को बनाएंगे जिनका नाम था प्रेटर मैक्सिमस। और प्रेटर मैक्सिमस को उन लोगों ने बोला कि 1 साल तक के लिए उसको राज्य करने के लिए दिया, मगर बाद में उसको भी निकाला और उन लोगों ने बोला प्रेटर मैक्सिमस को जिस राज्य के लिए जो जिम्मेवारी दिया उसको हम अभी 2 भाग में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके 2 लोग उसको राज्य करेंगे। मगर ऐसे भी जाने के लिए उनको मुश्किल था,
बहुत ही मुश्किल कारण से वो दोनों एक विभाजित और एक विभाजित सोच के कारण से रोम में एक आंतरिक द्वंद्व था। और उस आंतरिक द्वंद्व में रोम को इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो राजा को सपोर्ट करते थे उनको प्रोटेस्टियनो बोला जाता था, और जब जो रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे वो दोनों के बीच को विवाद के कारण से उनके सीमाओं में बहुत सारे लोगों ने उनके प्रायद्वीप को उन लोगों ने बढ़ा नहीं पाया। और इस कारण से रिपब्लिक के समय में हम जान सकते हैं दोस्तों कि उस अवधि में रोम की शक्ति इटली प्रायद्वीप तक पहुंचा था, क्योंकि जब रिपब्लिक आया, रिपब्लिक के कारण से उन लोगों ने आंतरिक द्वंद्व तो थे, फिर भी उन लोगों ने अपने देश को बढ़ाने का काम भी कर रहा था साथ में। और ईसा पूर्व 450 में उन लोगों ने एक लॉ लाया जिसको वो लोग बोलते थे लॉ ऑफ 12 टेबल्स। उस समय का उसको संविधान के रूप में माना जाता है, और रोमन कानून की स्थापना उसी समय हुई थी, और उस कानून को रोम के हर एक लोग पालन करते थे। और इस समय में रोम के नागरिकों के बीच में जो मतभेद थे, ये मतभेद के कारण से रोम आंतरिक तनाव में ही रहना पड़ा। ईसा पूर्व 133 से लेके 27 ईसा पूर्व तक रोम में बड़े आंतरिक तनाव को रोम ने झेला, और उस झेलने के कारण से रोम ऐसे एक जगह में पहुंच गया कि उस जगह में रोम को अपनी शासन चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और इस कारण से रोमन साम्राज्य में परिवर्तन के लिए एक तानाशाही उदय का समय भी था। गणराज्य के दौरान आंतरिक संघर्ष तो थे, राजनीतिक अस्थिरता भी था, और इस कारण से सत्ता के लिए उन लोगों के बीच में एक संघर्ष चल रहा था, क्योंकि राजा के जो प्रोटेस्टियनो बोला जाता है उनके बीच में और रिपब्लिक के बीच में, उन लोगों के बीच में इस तरीके के संबंध था जिसने राज्य को कमजोर बना रहा था। फिर भी बहुत सारे लोगों ने इस समय का गलत फायदा उठाया, और बहुत सारे राजनेताओं ने और सैनिक अधिकृतों ने, सैन्य शक्तियों में रहने वाले लोगों ने इस गणतंत्र राज्य में अपने शक्ति को बढ़ाया, और अपने ये गणतंत्र के सिद्धांत के विपरीत था। फिर भी उन लोगों ने इस समय का फायदा उठाते हुए अपने शक्ति को अपने लिए उन लोगों ने इस तरीके से रोम में अपने जगह बनाई जो गणतंत्र के खिलाफ था। फिर भी रोम के आंतरिक द्वंद्व के कारण से ये चीज हो रहा था, और ये सभी चीजों के कारण से एक जूलियस सीजर बोल के एक व्यक्ति था जो रोम के इस हर चीज को देख रहा था, परिस्थिति को देख रहा था, और रोम के कमी कमजोरी को याद कर रहा था। और इस सभी कारणों को देख के उसने क्या सोचा कि अब ये कमजोरी का मैं फायदा उठाऊंगा, और ईसा पूर्व 49 में उसने अपने आप सत्ता हासिल कर लिया, क्योंकि वो उस परिस्थिति को, रोम की कमजोरियों को देख के उसने अपने लिए एक फेवरेबल वातावरण बनाया, जिस कारण से उसने रोम में एक सीजरियन शासन या वो रोम का अधिकारी के रूप में, गणतंत्र के राज्य में एक इनडायरेक्टली वो राजा के रूप में ही उस जगह में था, और वो रोम को एक आधिकारिक रूप में उसे चलाने का निर्णय लिया, और उसने वो हासिल कर लिया। फिर भी उसने रोम में उसके समय में बहुत सारे ऐसे काम किए जिस कारण से रोम एक गणतंत्र राज्य में एक शक्तिशाली राज्य बना। मगर बाद में उसने काम करते उसको आंतरिक द्वंद्व के कारण से उसको किसी ने मार दिया। उस समय में जब उसको मारा गया, और ईसा पूर्व 27 में उसका बेटा अगस्टन उस देश का शासक बना। उसके पिता ने क्या क्या उपलब्धि की उसको देखने से पहले हम थोड़ा समझेंगे कि अगस्टन ने जब शासन किया, उसने अपने पिता को, जो कोई लोग इन्वॉल्व थे उसको मारने के लिए, उन सभी को ढूंढ ढूंढ के मारा, और एक तानाशाही राज्य बनाया, और वो खुद उस राज्य का शासक बन गया। और उसने क्या किया, अपने पिता के हत्यारों को मारा, उनके सपोर्टरों को मारा, और एक तानाशाही राज्य उसने बनाया, और उसी ने रोम की एक साम्राज्य की शुरुआत किया। उसी द्वारा एक रोम एक साम्राज्य बना। इस प्रकार से रोम एक एक राजतंत्र से गणतंत्र में गया, और गणतंत्र से एक साम्राज्य में परिवर्तन हुआ। और अगस्टस ऐसा तानाशाही राजा के रूप में या शासक के रूप में वो निकला कि उसके कारण से वो तानाशाही था, और तानाशाही होने के कारण से रोम की कंप्लीटली हर एक चीज में उसने अधिकार किया था। और उसी समय उसने रोम की हर एक व्यवस्था को परिवर्तन किया, हर एक नीति नियम को बनाया, और जो पिताजी ने जो चीजों को शुरुआत किया था उसको उसने परिवर्तन करने का और उसको आगे ले जाने का काम किया। अभी हम देखेंगे जूलियस सीजर ने क्या किया था। जब उसने राजतंत्र को हटने के बाद, जब उसके समय में उसने गणतंत्र को लीड कर रहा था, गणतंत्र में वो काम कर रहा था, उसने बहुत सारे ऐसे चीज किया।
पहला काम था रोमन गणराज्य का उसने विस्तार किया था। सीजर ने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, विशेषकर गाल, अभी के समय गाल को हम आधुनिक फ्रांस के रूप में जानते हैं। उसने गाल को आक्रमण करके गाल में अपना राज्य को विस्तार किया था, जिस विजय के कारण से उसने बहुत सारा धन और संसाधन वहां से प्राप्त किए। मतलब उसने अपने गणराज्य को बढ़ाने के लिए उसको जो आवश्यक था, धन और संसाधन, वो हर एक चीज उसने गाल से प्राप्त किया। और उसका राजनीतिक सुधार भी किया सीजर ने कई राजनीतिक सुधार किए थे जो प्रशासनिक को अधिक कुशल और प्रभावकारी बनाता था। उसने सीनेट की सदस्यता को विस्तार किया था और उसने अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया, जिसने सीनेट में अधिक विविधता भी आई थी। और राजा ने सीनेट को इतना प्रभावकारी और इतना कुशल बनाया और हर एक को अपने काम के लिए उसने डिवाइड किया। इस कारण से उसके सीनेट में जितने भी सदस्य थे वो प्रभावकारी तरीके से उस समय में काम कर सके। और जूलियस सीजर ने ही कैलेंडर की सुधार किया था। सीजर ने जो कैलेंडर की स्थापना किया वो कैलेंडर इतनी आधुनिक थी बोल के इतिहास हमें बताती है, और इतनी सटीक थी जिस कैलेंडर को लगभग 1600 साल तक उसका इस्तेमाल होता रहा। और जब ग्रेगोरियन कैलेंडर आया उसके बाद ही उस कैलेंडर को हटाया गया। मतलब सीजर ने कैलेंडर को भी इतना प्रभावकारी और इतना सटीक बनाया था, तो वो भी उसका कामों का एक हिस्सा था। और उसने सामाजिक सुधार भी किया। उसने भूमि सुधार किए, सैनिक और गरीब नागरिकों के लिए भूमि उसने प्रदान किया। समाज के निम्न वर्गों के बीच में वो लोकप्रिय बन गया, क्योंकि जिसके पास जमीन नहीं था, जो सैन्य में काम करते थे, उनके पास ऐसा कुछ भी सुविधा ही नहीं था उनके पास। मगर सीजर ने उनको जगह और जमीनें प्रदान किया, उनके लिए जगह दिया, जिस कारण से उसकी लोकप्रियता भी बढ़ी थी। उसने सार्वजनिक कार्य भी बहुत किया था। सीजर ने रोम में कई सार्वजनिक कार्य का निर्माण किया था, और जिसमें उसने सड़क बनाया था, उसने पुल बनाए थे, सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया था, और जिसको हम रोमन गणतंत्र राज्य के एक बुनियादी सुधार के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि उस राज्य को उसने बहुत सुदृढ़ बनाने का काम सीजर ने किया था। और शक्ति में केंद्रीकरण भी किया था। सीजर ने अपने शासनकाल के दौरान शक्ति का केंद्रीकरण किया था, जिसने प्रशासनिक शक्ति, दक्षता और दक्षता में वृद्धि हुई थी। उन्होंने स्वयं को आजीवन तानाशाह के रूप में घोषित किया था। वो खुद को तानाशाह के रूप में देखता था, जिसने गणराज्य के अंत और साम्राज्य की शुरुआत किया था। इन सुधारों और अभियानों ने केवल रोम की शक्ति और प्रतिष्ठा को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि भविष्य में रोमन साम्राज्य बनने की नींव भी इसने रखने की काम की थी। हालांकि नीतियों और शक्ति के केंद्रीकरण में उन्हें कई दुश्मन भी बनाया, क्योंकि उसने जब शक्ति को अपने केंद्रीकरण बनाया था, अपने लिए शक्ति को उसने जिस तरीके से केंद्रीकरण किया था, इस कारण से सुधार तो बहुत सारी चीजों में आया, मगर साथ साथ में उसने दुश्मनों भी बहुत दुश्मने बनाया, क्योंकि वो शासन काल में वही सभी चीज का राज्य कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप ईसा पूर्व 44 में उसकी हत्या कर दी गई। और रोमन साम्राज्य का एक उदय हमारे लिए दोस्तों, हम अगर देखेंगे, एक जटिल और बहु पहल ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ये साधारण नहीं है, क्योंकि रोमन का जो साम्राज्य का इतिहास है ये बहुत सारा जटिल है। हम यहां पर अवलोकन करेंगे कि रोमन राज्य से, एक राजतंत्र से वो गणतंत्र, और गणतंत्र से साम्राज्य बनने के लिए उन लोगों ने विशेष रूप से क्या चीज था, जिस चीजों के कारण से वो अपने राज्य को फैला के एक साम्राज्य बना सका। तो अभी हम देख सकते हैं रोम ने सबसे पहले अपनी सैन्य शक्ति को विस्तार किया था। रोम ने अपनी सेनाओं को इस तरीके से निर्माण किया कि उनको ऐसी अच्छी तरह से अनुशासित कैसे रहना है, संगठित कैसे रहना है, जिसके कारण से वो सेनाओं ने रोम के लिए बहुत ऐसे जगह जीता। गाल के बारे में, रोम जो अभी के लिए हम फ्रांस बोलते हैं जिसको, और फ्रांस के एक आधुनिक इतिहास की किताब में भी हमें सीजर ने किस तरीके से सेनाओं का नेतृत्व किया था, सेनाओं का निर्माण किया था, जिस कारण से सेनाओं ने उस समय में रोम को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए काम किया था। सेना द्वारा सड़कों बनाया गया, बहुत सारे सड़कें उन लोगों ने बनाए, किलाबंदी निर्माण किया, और नया उन लोगों ने ऐसे निर्माण किए जिसने रोम के क्षेत्रों को विस्तार होने में और रोम के क्षेत्रों को बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका था। और राजनीतिक सामाजिक संरचना थे रोम का दोस्तों, सीनेट और मैजिस्ट्रेट प्रणाली से
था रोम में, जिस कारण से राजनीतिक संस्थाओं ने इसमें विस्तार के दौरान स्थिरता और शासन प्रदान किया, क्योंकि रोम में सीनेटर सिस्टम था और उस कारण से उसको एक स्थिरता प्रदान हुई थी और वो लोग स्थिर शासन चलाते थे। विभाजित लोगों को दी गई नागरिकता और अधिकारों की रोमन प्रणाली ने रोम प्रति आत्मसात और वफादारी भी प्रोत्साहित किया था, क्योंकि रोम में विवादित लोग थे, विविध प्रकार के लोग थे जिनको रोम ने अपने नागरिकता दिया था। और रोम ने नागरिकता देने के कारण से उस राज्य से मिलने वाली हर एक सुविधा और नागरिकों को मिलता था, जिस कारण से रोम को बहुत सारे लोग रोम के लिए वफादार थे, ईमानदार थे और रोम को लोग सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे। और पुरातात्विक नियम साक्ष्य को हम जब देखेंगे तो रोम ने इस तरीके से, हम पुरातत्व डिटेल सबको देखने के बाद, शिलालेख को देखने के बाद, कलाकृति को देखने के बाद, पूरे साम्राज्य रोम में ऐसे एक सांस्कृतिक और प्रशासन को देखा सकता है। दोस्तों, रोम की पुरानी ढांचाओं को हम जब अध्ययन करेंगे, उनके शिलालेखों को हम देखेंगे, रोमी प्रांतों में रोम की कलाकृतियों को देखेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि रोम अपने प्रशासन में कितना शक्तिशाली और कितना अच्छे तरीके से उभर रहे थे। और उनके बुनियादी समय में, शुरुआत के समय में रोम में इंजीनियरिंग और बहुत बुनियादी ढांचा उन लोगों ने बनाया, जो महत्वपूर्ण था कि रोम को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जोड़ने के लिए, जैसे उन लोगों ने नल स्रोत बनाया था, महान इमारतें बनाए थे और उन लोगों ने ऐसे ऐसे भवनों को निर्माण किया था जो शक्ति के रूप में उठाने के लिए, शक्तिशाली राज्य दिखाने के लिए काफी था। और इस समय में इंजीनियरिंग उनका जो लोग थे, उन लोगों ने रोम का इतनी अच्छी से डेवलप किया, जिसके कारण से रोम में सड़क बने और सड़क बनने के कारण से रोम आसानी से दूसरे जगह में जा सकता था। और उन लोगों ने व्यापार, यातायात और अन्य चीजों को सुविधाजनक बना दिया। आज फ्रांस में पाए जाने वाले पोर्ट यू गार्ड जैसे नल स्रोत ने शहरों को एक स्थिर पानी का आपूर्ति प्रदान किया था, जिसने शहरीकरण और जनसंख्या को वृद्धि किया। तो इस कारण से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने भी, उन लोगों ने, जो इंजीनियर लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत प्रभावकारी काम किया था उस समय में। दूसरा देख सकते, रोम का प्रभाव एक सांस्कृतिक चीज में भी था, क्योंकि रोम को सांस्कृतिक प्रभाव इस तरीके से उसके सीमाओं में से आगे तब फैला, जिसने भूमध्य सागर भर कला, साहित्य और कानून भाषा को आकार दिया था। उस समय का रोम ने एक लैटिन और ग्रीक भाषा को इतने अच्छे तरीके से प्रचार किया, जिसने साम्राज्य के भीतर संरचना और संस्कृति को आदान प्रदान करने के लिए सुविधाजनक बनाया। रोमन कला और वास्तुकला जैसे कौशलियम और पैथियन रोमन शक्ति और सभ्यता के प्रतीक के रूप में कार्य करते थे। रोम ने अपने सांस्कृतिक प्रभाव को अपने चारों तरफ रहने वाले देश और लोगों के में फैलाया, उनके भाषाओं को फैलाया, उसके संस्कृति को फैलाया, जिस चीज को देख के वहां के लोगों ने रोम के अधिकार को जल्दी से और आसानी से अडॉप्ट कर सकते थे। इस कारण हम देख सकते हैं कि रोम ने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीजों में ध्यान दिया, जिस कारण से रोम एक राजतंत्र से एक गणतंत्र और गणतंत्र से एक साम्राज्य में परिणत हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आप अगर रोम के बारे में और विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं, अभी मैंने आपको बहुत सारांश में ही बताया है कि कैसे सीजर ने और कैसे अगस्टस ने काम किया। और सीजर ने किया हुआ डेवलपमेंट वो गणतंत्र राज्य में लेके ही किया था, मगर उसके बेटा अगस्टस ने उसको एक तानाशाही राज्य में परिणत किया। और तानाशाही होने के कारण से उसने एक साम्राज्य को बनाया, क्योंकि उसके पिताजी ने इतना संरचनाएं बना दिया था और सैनिकों को इतना शक्तिशाली बना दिया था, जिसके कारण से आसानी से वो अपने देश, बहुत सारे देशों को जीत सकते थे। और उन्होंने अपने जितने देशों को जीता उनको अपने साम्राज्य में ले आया। मगर वो लोग साम्राज्य में लाने का काम ओनली नहीं किया, जो जितने को वो लोग लाते थे उनको उस देश का नागरिकता प्रदान करते थे, सिटीजनशिप देते थे, जिस कारण से उन लोगों ने लिए हुए देश के लोगों ने भी रोम को सपोर्ट किया, रोम को प्यार किया, रोम के साथ वफादारी रखी। इस कारण से रोम एक साम्राज्य में परिणत हुआ। ये एक दिन का कार्य नहीं था दोस्तों, और एक दिन में ये नहीं हुआ था। ये होने के लिए बहुत लंबा समय था, बहुत लंबा समय लगा, बहुत सारे चीज थे इसमें। मगर हम देख सकते हैं रोम इस तरीके से एक देश, एक शहर से एक गणराज्य में परिणत हुआ। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को देख के आपने कुछ चीज तो अवश्य भी समझा है। अगर आप, ये हमारा पहला वीडियो है दोस्तों, कुछ कमी कमजोरी आपको लगता है तो हमें सजेस्ट करना। हम अब अपने अगले वीडियो में ये चीज़ों को हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके बीच में और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस को लेके आएंगे, जिसको देख के आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, बहुत नॉलेज अचीव कर सकते हो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।